बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियों के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आज सबसे पहले हम देखेंगे लघुतरात्मक प्रश्न। आइए देखते हैं। ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय में कोई 3 अंतर बताइए। देखिए ई व्यवसाय क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाने वाला व्यवसाय ई व्यवसाय होता है। इसके लिए इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपकरणों की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक व्यवसाय जिसमें हमें फर्म स्थापित करनी होती है और उत्पादन, विपणन, विज्ञापन ये सारे कार्य करने होते हैं और इसके लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आइए इसे देखते हैं। अंतर का आधार निर्माण में आसानी के आधार पर इसका अंतर देखते हैं। पारंपरिक व्यवसाय की स्थापना करना, निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ई व्यवसाय की स्थापना करना सरल होता है। भौतिक उपस्थिति, देखिए पारंपरिक व्यवसाय में एक विक्रेता की भौतिक उपस्थिति होना आवश्यक है, साथ ही साथ उसके द्वारा जो उपक्रम स्थापित किया गया है उसका होना भी आवश्यक होता है, जबकि ई व्यवसाय में यह आवश्यक नहीं है। अवस्थिति संबंधी आवश्यकताएं, जो पारंपरिक व्यवसाय है वो ऐसे स्थानों पर स्थित होता है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए या फिर जहां पर जो ग्राहक हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो, जबकि ई व्यवसाय के लिए यह आवश्यक नहीं है। कच्चे माल के स्रोत अथवा उत्पाद के लिए बाजार की संभाव्यता पारंपरिक व्यवसाय में जरूरी है, जबकि ई व्यवसाय में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी कार्य होता है वह इंटरनेट के माध्यम से होता है। आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, बाह्य स्रोतीकरण किस प्रकार व्यवसाय की नई पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है? आइए, बाह्य स्रोतीकरण की सहायता से व्यवसाय में अभूतपूर्व सफलता मिलने लगी है, क्योंकि इस पद्धति में व्यवसायी अपने पास अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य ही रखते हैं, अन्य कार्यों को उन लोगों को करने के लिए सौंप देते हैं जिनको करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल होती है। देखिए बाह्य स्रोतीकरण में हमने देखा था कि एक जो फर्म होती है वह क्या करती है, अपना मुख्य कार्य तो खुद करना चाहती है, वह मुख्य कार्य जिसमें उसे विशेषज्ञता है वह तो खुद करना चाहती है, लेकिन द्वितीय कार्य जो कि उसके मुख्य कार्यों से अलग होते हैं उन्हें अन्य फर्मों को दे देती हैं, उसे दूसरी फर्म को दे देती है जो कि उस कार्य में क्या है, विशेषज्ञ है, और इससे इस फर्म को खुद की विशेषज्ञता का फायदा तो पहुंचता ही है, साथ ही दूसरी फर्म की विशेषज्ञता का भी फायदा पहुंचता है। इस प्रकार बाह्य स्रोतीकरण से न केवल व्यावसायिक कार्य समय पर पूरा हो जाता है, साथ ही मितव्ययता के साथ संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाह्य स्रोतीकरण की सहायता से व्यवसायी अपने सीमित समय व धन को उत्कृष्ट कुशलता और प्रभावपूर्णता के लिए केवल कुछ ही चीजों में लगा सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह फर्म अपने मुख्य कार्य में ही ध्यान देगी और अधिक उस कार्य में क्या हो जाएगी, कुशल हो जाएगी, उसमें अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का कार्य करेगी। और दूसरी फर्म जो दूसरे कार्यों में उत्कृष्ट है उनसे सेवाएं प्राप्त करके वह अधिक उत्कृष्टता प्राप्त कर लेगी, अधिक विशेषज्ञता का लाभ उठा लेगी। आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, ई व्यवसाय के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आइए देखें। ई संचार, ई संवर्धन, इसमें उन ऑनलाइन सूची पत्रकों का प्रकाशन जो कि वस्तुओं की छवि प्रदर्शित करते हैं, बैनरों के द्वारा प्रचार, मत सर्वेक्षण और ग्राहक सर्वेक्षण इत्यादि शामिल होते हैं। सभाएं एवं सम्मेलन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कई संस्थाएं अपने विज्ञापन प्रसारित करती है। आप YouTube चलाएंगे, आप Facebook चलाएंगे तो उस पर कई बार विज्ञापन आते हुए नजर आते हैं। तो ये विज्ञापन जो होते हैं वो ई संवर्धन के माध्यम से ही होते हैं। ई व्यापार, देखिए ई व्यापार का अर्थ है शेयरों, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसमें प्रतिभूति व्यापार, अंशों एवं अन्य वित्तीय प्रपत्रों का ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय सम्मिलित होता है।
आगे देखते हैं बच्चों, बाह्य स्रोतीकरण में शामिल नैतिक सरोकार कौन से हैं? आइए, बाह्य स्रोतीकरण में शामिल नैतिक सरोकार ऐसे देशों में जहां बाल श्रम गैर कानूनी नहीं है या फिर वहां कानून कमजोर है, वहां बाल मजदूरी व लिंग के आधार पर कम मजदूरी देकर काम करवाकर लागत कम करने का यह तरीका नैतिक नहीं है। देखिए, कई विकासशील देश ऐसे हैं जहां पर लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, उनकी मजदूरी में अंतर किया जाता है। साथ ही साथ कई देश ऐसे हैं जहां बच्चों से काम कराना गैर कानूनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लागत को कम करने के लिए बच्चों से व महिलाओं से कार्य कराया जाता है। महिलाओं को लैंगिक आधार पर कम मजदूरी दी जाती है और बच्चों को कम धन देकर, कम मजदूरी देकर उनसे काम कराया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो यह नैतिकता के विरुद्ध होता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, ई व्यवसाय में डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिमों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, ई व्यवसाय में डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम। सूचना गलत हाथों में चली जाए तो अनेक जोखिम हो सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने देखा था कि जो ग्राहक है वह क्या करता है, अपनी सूचना ऑनलाइन फीड करता है। यदि वह ऑनलाइन भुगतान कर रहा है तो वह अपने कार्ड से संबंधित, अपने खाते से संबंधित जानकारी ऑनलाइन फीड कर देता है। साथ ही साथ पंजीकरण कराते समय भी वह अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन फीड करता है। और यदि यह जो सूचना है यह गलत हाथों में चली जाए तो इसका क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, इसका गलत उपयोग किया जा सकता है। वायरस और हैकिंग से भी बहुत नुकसान हो सकता है। और जब हम अपनी सूचनाएं किसी और को भेज रहे हैं और बीच में किसी ने उन सूचनाओं को हैक कर लिया है तो उसका भी गलत प्रयोग किया जा सकता है। वायरस एक प्रोग्राम आदेश की एक श्रृंखला है जो कि अपनी पुनरावृत्ति कंप्यूटर प्रणालियों पर करता रहता है। वायरस क्या होता है, अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, पुनरावृत्ति करता रहता है और कंप्यूटर में क्या है, फैलता रहता है, उसके कई कार्यों को वह क्या करता है, प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस का प्रभाव क्षेत्र स्क्रीन प्रदर्शन में मामूली छेड़छाड़ से लेकर कार्य प्रणाली में बाधा तक, लक्षित डाटा फाइलों को क्षति तक, समूची प्रणाली को क्षति तक हो सकता है, समूची प्रणाली को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। इससे बचाव के लिए एंटीवायरस व क्रिप्टोग्राफी कूट लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वायरस से बचने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। और अपनी सूचना को हैकिंग से बचाने के लिए हम कूट लेखन विधि का प्रयोग करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करते हैं, कोड भाषा में अपनी सूचनाएं दूसरी जगह प्रसारित करते हैं। साथ ही साथ पासवर्ड लगाकर भी हम अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, पासवर्ड लगा दिया है हमने किसी फाइल पर तो वह तभी खुलेगी जब उस पर सही पासवर्ड लगाया जाएगा, अन्यथा उसे कोई भी नहीं खोल सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण को व्यवसाय की उभरती पद्धतियां क्यों कहा जाता है? इन प्रवृत्तियों की बढ़ती महत्ता के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण उभरती हुई पद्धतियों के रूप में किस प्रकार हैं, ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों में व्यवसाय करने के तरीके में बहुत से मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। इनमें से एक है व्यवसाय का अंकीयकरण, डिजिटलाइजेशन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय भी कहा जाता है, और द्वितीय है बाह्य स्रोतीकरण। एक गतिविधि के रूप में व्यवसाय का उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में उपयोगिता एवं मूल्य का सृजन होता है। देखिए, एक गतिविधि के रूप में व्यवसाय का क्या कार्य होता है, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके रूप में उपयोगिता और मूल्य का सृजन करना।
जिन्हें गृहस्थ एवं व्यावसायिक क्रेता अपनी आवश्यकता एवं इच्छा पूर्ति के लिए खरीदते हैं, और कौन सी वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें ग्राहक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदता है। व्यवसाय प्रक्रियाओं को उन्नत करने के प्रयत्न में, चाहे वह क्रय और उत्पादन, विपणन, वित्त अथवा मानव संसाधन हो, व्यवसाय प्रबंधक और व्यवसाय चिंतक हमेशा कार्य करने के नए एवं बेहतर तरीकों का विकसित करने में लगे रहते हैं। जो व्यवसायी होते हैं, जो व्यवसाय चिंतक होते हैं, वो नए नए तरीकों से व्यवसाय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, व्यवसाय में और कौन सी पद्धतियां लाई जा सकती हैं, इसके लिए चिंतन करते रहते हैं। व्यावसायिक फर्मों को अच्छी गुणवत्ता, कम मूल्य, तीव्र सुपुर्दगी और अच्छी ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग और बढ़ते प्रतिस्पर्धा दबाव को सफलतापूर्वक झेलने के लिए अपनी उपयोगिता, सृजन एवं मूल्य सुपुर्दगी क्षमताओं को मजबूत बनाना पड़ता है। इसके अलावा उभरती तकनीकों से लाभ प्राप्त करने की चाह से भी आशय यही है कि एक गतिविधि के रूप में व्यवसाय लगातार विकसित हो। एक गतिविधि के रूप में व्यवसाय क्या है, लगातार आगे से आगे बढ़ता रहे। यही नई तकनीकों के आने का कारण भी होता है। ई व्यवसाय तथा बाह्य स्रोतीकरण के बढ़ते हुए महत्व के कारण क्यों इन दोनों का प्रभाव बढ़ रहा है, क्यों व्यवसाय अब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से होने लगा है, ई व्यवसाय होने लगा है। साथ ही साथ बाह्य स्रोतीकरण के माध्यम से क्यों फर्में अपने द्वितीय कार्य दूसरी फर्मों से करवाने लगी हैं। तो उसके कारण क्या है, देखिए, विशिष्टता। व्यवसाय करने के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। प्रतिदिन उत्पादन के तरीकों में नव परिवर्तन होता है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए उत्पादन में नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, जिससे विशिष्टता का लाभ भी प्राप्त हो सके। देखिए, हर व्यक्ति किसी एक या दो कार्यों में ही विशिष्ट हो सकता है। तो जिस कार्य में जो व्यक्ति विशिष्ट है, वह कार्य तो क्या करेगा, खुद करेगा। वह कार्य तो वह क्या कर लेगा, खुद कर लेगा। और जो दूसरे कार्य हैं, जो द्वितीय कार्य हैं, उनमें दूसरी फर्मों से काम करवा लेगा। और ये फर्में क्या हैं, ये फर्में क्या हैं, ये उस कार्य में विशिष्ट हैं। तो इस प्रकार विशिष्टता का लाभ प्राप्त हो जाता है। और यह होता है क्या, बाह्य स्रोतीकरण। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। आज वैश्वीकरण के युग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने व्यवसायी को यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि वह न केवल उच्च किस्म की वस्तुओं का निर्माण करे, वरन उनकी कीमत भी कम होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की वस्तु तो तैयार करे ही करे, साथ ही उनको कम कीमत में भी तैयार करे। उनमें नयापन होना चाहिए। यह सब केवल ई व्यवसाय तथा बाह्य स्रोतीकरण के द्वारा ही अधिक संभव है। और यह कैसे संभव है, ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण के द्वारा ही यह हो सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, अंकीय प्रणाली का प्रादुर्भाव। आज कंप्यूटर ने व्यावसायिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। इंटरनेट ने तो संपूर्ण विश्व को एक गांव में बदल दिया है। अब जो ये इंटरनेट है, इसने पूरी दुनिया को पास लाकर खड़ा कर दिया है। सब लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हों। अतः आज का व्यवसायी ई व्यवसाय की सहायता से संपूर्ण विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। अब जो व्यवसायी है, वह किसी भी देश के किसी भी नागरिक की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, क्योंकि वह इंटरनेट के माध्यम से उससे जुड़ा हुआ है। उत्कृष्टता। बाह्य स्रोतीकरण दो प्रकार से व्यावसायिक संस्थाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक होता है। एक संस्था उन गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है जिनमें वह सीमित मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के कारण अच्छा कर सकती है, और दूसरा, वह अपनी शेष बची हुई गतिविधियों को उन लोगों को प्रदान कर जो कि उनके निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी क्षमताओं में विस्तार द्वारा भी उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। खुद जिसमें उत्कृष्ट है उस कार्यों को करे, और जो दूसरे जिस कार्य में उत्कृष्ट हैं उनसे वह कार्य करवाया जाए। कम लागत।
व्यावसायिक संस्थाएं अपनी गतिविधियों को ई व्यवसाय तथा बाह्य स्रोतीकरण की सहायता से कम लागत में संपन्न कर सकता है। ई व्यवसाय के माध्यम से भी कम लागत में कर सकता है और बाह्य स्रोतीकरण के माध्यम से भी कम लागत में काम करवाया जा सकता है। उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन। देखिए, ई व्यवसाय और बाह्य स्रोतीकरण देश में उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने में सहायक हो रहे हैं। ई व्यवसाय के कारण और बाह्य स्रोतीकरण के कारण देशों में रोजगार बढ़ने लगा है, वहाँ नए नए उद्यम स्थापित होने लगे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन बढ़ने पर निर्यात भी बढ़ने लगा है। अगला प्रश्न है, देखते हैं बच्चों। ऑनलाइन व्यापार में सम्मिलित कदमों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ऑनलाइन व्यापार में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? आइए, ऑनलाइन व्यापार में सम्मिलित कदम। ऑनलाइन लेन देन। प्रचलन के आधार पर कोई भी ऑनलाइन लेन देनों में 3 अवस्था हो सकती है। क्रय पूर्व, विक्रय अवस्था, जिसमें प्रचार एवं सूचना जानकारी शामिल है। देखिए, वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वहाँ विभिन्न उत्पादों के बारे में क्या होती है? सूचना होती है। वहाँ पर विक्रेता द्वारा अपने उत्पादों के बारे में खूब सारी जानकारी दी जाती है और जो ग्राहक होता है वह क्या करता है? इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करता है। यह क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है। यह तो अपने उत्पाद की सूचना देगा, यह क्या करेगा? सूचना देगा और ग्राहक द्वारा वहां पर क्या किया जाता है? जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरी क्रय विक्रय अवस्था, जिसमें मूल्य, मोल भाव, क्रय विक्रय लेन देन को अंतिम रूप देना और भुगतान इत्यादि शामिल होते हैं। यहाँ पर उनकी रेट भी लिखी होती है। तो यह मोल भाव करता है कि कितने में मिल जाएगा, कितनी छूट दी गई है, इसकी वह वहाँ क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है। मोल भाव करने के बाद में यह इसको क्या करता है? भुगतान के लिए कहता है। जब वो पसंद कर लेता है तो भुगतान के लिए कहा जाता है। ऑनलाइन ही लेन देन किया जाता है। तीसरी सुपुर्दगी अवस्था, और तीसरी अवस्था में जब भुगतान हो गया है, देखिए जब भुगतान हो जाता है, इसने क्या कर दिया? भुगतान कर दिया है, तो क्या होगा? अब वस्तु की सुपुर्दगी की जाएगी। जो निर्माता है, उत्पादक है, वह वस्तु ग्राहक तक भेजेगा। ऑनलाइन व्यापार प्रक्रिया। पंजीकरण। ऑनलाइन खरीदारी से पूर्व व्यक्ति को एक पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन विक्रेता के पास पंजीकरण करवाना पड़ता है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म, पंजीकरण फॉर्म होता है, उसे पूरा भरना होता है, उसमें अपनी जानकारियाँ भरनी होती है। आदेश प्रेषित करना। शॉपिंग कार्ट, खरीदारी गाड़ी, ट्रॉली में आप किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। भुगतान विकल्पों को चुनकर आदेश जारी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? वहाँ पे खूब सारे उत्पाद हैं, उनमें से अपनी आवश्यकता का उत्पाद छाटेंगे और उन्हें कार्ट में डाल लेंगे और उनको खरीदारी का आदेश जारी कर देंगे। और जो भुगतान के विकल्प हैं उनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। भुगतान तंत्र। क्रयों का भुगतान अनेक विधियों से किया जाता है। देखिए, कई तरीकों से भुगतान किया जाता है। कैश ऑन डिलीवरी, चेक से भी, क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के द्वारा भी भुगतान किया जाता है। सुपुर्दगी के समय नकद, कैश ऑन डिलीवरी जिसे बोलते हैं। नकद में भुगतान वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी के समय किया जाता है। आपके पास वस्तु आई और आपने उसका भुगतान किया। चेक। वस्तु की सुपुर्दगी चेक की वसूली के बाद की जा सकती है। देखिए, चेक को कलेक्ट करने के लिए जो निर्माता है वह क्या करता है? व्यवस्था करता है। वह आपसे चेक पहले कलेक्ट करेगा, अपने बैंक में लगाएगा और जैसे ही उससे वसूली प्राप्त हो जाएगी आपको वस्तु भिजवा दी जाती है। नेट बैंकिंग हस्तांतरण। क्रेता लेन देन की एक निश्चित मूल्य राशि ऑनलाइन विक्रेता के खाते में हस्तांतरित कर सकता है। एक जो निश्चित राशि है वह किसे करेगा? दुकानदार जो है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्रेता द्वारा विक्रेता के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि इसके बाद वस्तुओं की सुपुर्दगी का प्रबंध करता है। देखिए, जो विक्रेता है, बेचने वाला है, उसने ऑनलाइन अपनी वस्तु प्रदर्शित की, क्रेता ने वहाँ पर ऑनलाइन वस्तु देखी, उसकी जानकारी प्राप्त की और वस्तु पसंद करके आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करने पर जब भुगतान की बात आती है तो यह क्या करता है? नेट बैंकिंग के द्वारा भी भुगतान कर देता है। आप कई माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, आप भीम ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भुगतान किया और वस्तु आपके पास भिजवा दी
जाती है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में विख्यात ये कार्ड ऑनलाइन लेन देनों में सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम है। ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। उन्हें उन कार्डों का नंबर, बैंक का नाम व अन्य जानकारी ऑनलाइन देनी होती है। सारी जानकारी क्या देनी होती है? ऑनलाइन देनी होती है, और ऑनलाइन ही वह उनसे भुगतान कर देता है। ये जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, ये बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अंकीय डिजिटल नकद, यह इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का एक रूप है जिसका अस्तित्व केवल साइबर स्थान स्पेस में ही होता है। इंटरनेट पर ही इसका क्या होता है? स्थान होता है। सबसे पहले आपको बैंक में इस राशि का भुगतान चेक, ड्राफ्ट इत्यादि द्वारा करना होगा। बैंक आपके अपने खाते से अंकीय नकद निकासी की अनुमति प्रदान करेगा। तब आप अंकीय कोषों का प्रयोग वेबसाइट पर क्रय करने में कर सकते हैं। इसका लेन देन आप कर सकते हैं, इससे आप भुगतान कर सकते हैं और वस्तुएं खरीद सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए एवं इसकी सीमाओं का विवेचन कीजिए। यहाँ पर आवश्यकता का मूल्यांकन करना है, वह सीमाओं को बताना है। आगे देखते हैं बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता। देखिए, पहला है ध्यान केंद्रित करना। बाह्य स्रोतीकरण के माध्यम से जो व्यावसायिक फर्में होती है वे अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, क्योंकि उसने अपने द्वितीय कार्य किसी अन्य फर्म को दे दिए होते हैं। व्यावसायिक फर्में अपने मुख्य कार्य जिनमें उनके पास विशिष्ट क्षमताएं एवं सामर्थ्य उपलब्ध है में ध्यान केंद्रित कर अन्य बची हुई गतिविधियों को बाह्य स्रोतीकरण कर सकती है। इस प्रकार व्यवसाय अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करना, उन्हें अपना ध्यान और संसाधनों की बेहतर कार्य कुशलता और प्रभावपूर्णता के लिए केंद्रित करता है। देखिए, वह अपने कार्य क्षेत्र को तो सीमित करता ही है, साथ ही अपना जो ध्यान है और अपनी जो कुशलता है उसे अपने मुख्य कार्य में लगा देता है और उसमें और अधिक उत्कृष्ट बन जाता है। उत्कृष्टता की खोज, फर्म उन गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है जिनमें वह सीमित मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के कारण अच्छा कर सकती है। देखिए, कोई भी फर्म सारे कार्य खुद अगर करती है तो उसे सभी कार्यों पर ध्यान देना होता है, लेकिन वह अगर एक या दो कार्यों पर ही ध्यान दे तो उसमें उत्कृष्ट हो सकती है, और जो अन्य कार्य हैं वह किसी अन्य फर्म से करवा सकती है जो कि उस कार्य में उत्कृष्ट हो। वह अपनी बाकी बची हुई गतिविधियों की संविदा उन लोगों को प्रदान कर जो कि उनके निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी क्षमताओं में विस्तार द्वारा भी उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। अब उनकी जो उत्कृष्टता है उससे अपनी उत्कृष्टता और अधिक बढ़ा सकती है। लागत की कमी, प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण अस्तित्व और लाभप्रदता बनाए रखने का एकमात्र तरीका है लागत में कमी करना। देखिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, साथ ही प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए और अपने अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लागत में कमी करना हर फर्म का क्या होता है? कार्य होता है। वह लागत कम करना चाहती है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण गुणवत्ता में सुधार के अलावा लागत भी कम करते हैं। ऐसा बाह्य स्रोतीकरण साझेदारों को बृहत पैमाने पर उत्पादन के लाभ के कारण होता है। कई फर्में बाह्य स्रोतीकरण साझेदारों के माध्यम से उनका उत्पादन बढ़ाकर उनको अधिक मात्रा में आदेश देकर उनका अधिक उत्पादन कराएगी और उससे लागतों में कमी करती है। साथ ही ऐसे देशों में बाह्य स्रोतीकरण करती हैं जहां पर श्रम जो है वह सस्ता है, कच्चा माल सस्ता है, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त होता है। उत्पादन के साधनों की कीमतों में अंतर भी लागत में कमी लाने वाला एक कारक है। गठजोड़ द्वारा विकास, जब दूसरों से सेवाएं ग्रहण करेंगे तो उस क्षेत्र में पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। वह कम लागत व उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा, अतः व्यवसाय का विकास होगा। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, वह देश जहां बाह्य स्रोतीकरण किया गया है उसमें उद्यमशीलता, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। जिस देश के फर्म के साथ बाह्य स्रोतीकरण किया गया है उस देश की फर्म में रोजगार बढ़ेगा, साथ ही उसके निर्यात करने की क्षमता भी बढ़ेगी और उस देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा भी मिलेगा।
बाह्य स्रोतीकरण की सीमाएं, देखिए कुछ सीमाएं भी हैं। कौन कौन सी? पहली सीमा है गोपनीयता। बाह्य स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है। यदि बाह्य स्रोतीकरण साझेदार गोपनीयता नहीं बरतता है और वह इसे प्रतिस्पर्धियों को पहुंचा देता है तो यह उस पक्ष के हितों को हानि पहुंचा सकता है। देखिए, आपने अपनी कोई सूचना अपने बाह्य जो दूसरी फर्म है, बाह्य स्रोतीकरण फर्म है, उसको दी और उसने आपकी प्रतिस्पर्धी फर्म को क्या है, आपकी सारी जानकारी प्रदान कर दी, तो इसका नुकसान किसे होगा? नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी सारी जानकारी किसके पास है? अब इसके पास है, आपकी प्रतिस्पर्धी फर्म के पास है। बाह्य स्रोतीकरण में संपूर्ण प्रक्रिया व उत्पाद शामिल हो तब यह जोखिम होता है कि कहीं बाह्य स्रोतीकरण साझेदार इस जानकारी से एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय न प्रारंभ कर दे। देखिए, ये भी हो सकता है, आपने जो सूचना और जानकारी आपकी साझेदार को दी है, आपने बाह्य स्रोतीकरण साझेदार को जो जानकारी प्रदान की है, उसका लाभ उठाकर वह आपके सामने एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय स्थापित न कर दे। अगला है परिश्रम स्वेट खरीदारी। व्यावसायिक फर्में जो बाह्य स्रोतीकरण करवाती है अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती हैं। वह मेजबान देशों की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करती है। ऐसे देश जहां श्रम सस्ता होता है वहीं पर बाह्य स्रोतीकरण का कार्य करवाया जाता है और कम लागत पर इससे उत्पादन संभव हो पाता है, क्योंकि मजदूरों को कम मजदूरी देनी पड़ती है। नैतिक सरोकार। ऐसे देशों में जहां बाल श्रम गैर कानूनी नहीं है या फिर वहां कानून कमजोर है, वहां बाल मजदूरी व लिंग के आधार पर कम मजदूरी देकर काम करवाकर लागत कम करने का यह तरीका नैतिक नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहां महिलाओं से कम मजदूरी देकर काम करवाया जाता है, साथ ही बच्चों से भी काम करवाया जाता है, जो कि गैर कानूनी होता है। लैंगिक भेदभाव भी गलत है, नैतिकता के विरुद्ध होता है। ग्रह देशों में विरोध। उत्पादन, विपणन, शोध एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं की संविदाएं बाहर देने पर आखिरकार जो भी बाहर जाता है वह होता है रोजगार व नौकरियां। जब बाह्य स्रोतीकरण होता है तो नौकरियां और रोजगार दूसरे देश में चले जाते हैं। ग्रह देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से विरोध पनप सकता है, और जब ग्रह देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, रोजगार दूसरे देश में आपने भेज दिए बाह्य स्रोतीकरण के माध्यम से, तो यहां बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे असंतोष बढ़ता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, फर्म से ग्राहक कॉमर्स के प्रमुख पहलुओं का विवेचन कीजिए। आइए देखते हैं। फर्म से ग्राहक कॉमर्स। फर्म से ग्राहक, व्यवसाय से ग्राहक लेन देनों में एक छोर पर व्यावसायिक फर्म व दूसरे छोर पर इसके ग्राहक होते हैं। एक तरफ तो कौन सी चीज होती है? फर्म होती है, और दूसरी तरफ होती है ग्राहक। जो बहुसंख्यक संख्या में जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो होते हैं। तो इसे कहा जाता है फर्म से ग्राहक, और यह एक तरफा आवागमन होता है, फर्म ग्राहक से संबंधित है। ई कॉमर्स का फर्म से ग्राहक रूप एक व्यवसाय के लिए हर समय अपने ग्राहकों के संपर्क में रहना संभव बनाता है। देखिए, फर्म क्या करती है? उत्पादन का कार्य करती है, और यह उत्पादन किसके लिए करती है? ग्राहकों के लिए करती है। वह ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि, उनकी पसंद को ध्यान में रखकर अपनी वस्तुओं का उत्पाद करती है, उन्हें सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है, और ग्राहक भी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए फर्म पर निर्भर रहते हैं। तो यह होता है फर्म से ग्राहक। व्यवसाय करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की सीमाओं का विवेचन कीजिए। क्या यह सीमाएं इसके कार्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए काफ़ी है? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। आइए देखते हैं बच्चों। व्यवसाय करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति की सीमाएं। अल्प मानवीय स्पर्श। देखिए, ई व्यवसाय के माध्यम से अल्प मानवीय स्पर्श होता है। कई वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें छूकर या सूंघकर ही वस्तु खरीदी जाती है, जैसे कपड़ा है, जैसे परफ्यूम है, इसे छूकर या सूंघकर ही हम खरीदते हैं।
लेकिन ई व्यवसाय में अल्प मानवीय स्पर्श होता है, जिससे ऐसी वस्तुओं की खरीदारी संभव नहीं हो पाती है। हालांकि ई व्यवसाय अत्याधुनिक हो सकता है, परंतु इसमें अंतर व्यक्ति पारस्परिक संपर्क की गर्माहट का अभाव होता है। साथ ही साथ जो पारंपरिक व्यवसाय है उसमें विक्रेता ग्राहक से जुड़ा होता है, वह ग्राहक को सभी चीजें बता देता है, लेकिन ई व्यवसाय में ग्राहक और जो विक्रेता है वो दोनों ही दूर दूर होते हैं, वो दोनों आपस में नहीं जुड़े होते। इस सीमा तक यह उन उत्पाद श्रेणियों जिनमें उच्च व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता होती है, जैसे वस्त्र, प्रसाधन इत्यादि के व्यवसाय के लिए अपेक्षाकृत कम उपयुक्त विधि है। देखिए, आपने दुकानों पे देखा होगा, कपड़े की दुकानों पर, कि वहाँ पर विक्रेता काफ़ी सारे कपड़े आपके सामने प्रदर्शित कर देता है। आपको जिस तरीके का कपड़ा चाहिए वह आपके सामने फैलाकर दिखाता है, आप उसे स्पर्श करते हैं, जबकि ई व्यवसाय में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। आदेश प्राप्ति प्रदान और आदेश पूरा करने की गति के मध्य असमरूपता। देखिए, ई व्यवसाय में आदेश एक माउस के बटन को क्लिक कर कर आप दे सकते हैं। आपने वेबसाइट पर गए, आपने प्रोडक्ट को देखा, पसंद किया और उसको कार्ट में डालकर आपने क्लिक का बटन दबा दिया, आदेश प्रसारित कर दिया। लेकिन उस आदेश को पूरा होने में, आप तक वस्तु की सुपुर्दगी होने में बहुत समय लग जाता है। आदेश तो शीघ्रता से जारी हो गया, लेकिन वह वस्तु जब आप तक पहुंचेगी इसमें लंबा समय लगता है। सूचना माउस को क्लिक करने मात्र से ही प्रवाहित हो सकती है, परंतु वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी में समय लगता ही है, अधिक समय लगता है। गए ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता। 3 पारंपरिक विधाओं पठन, लेखन और अंकगणित के अलावा ई व्यवसाय में सभी पक्षों की कंप्यूटर के संसार से उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता होती है। देखिए, ई व्यवसाय के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना, तकनीक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्रेता को भी और विक्रेता को भी इसकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि वह इंटरनेट के माध्यम से ही वस्तुओं को पसंद करेगा, वस्तुओं को चुनेगा और उसका भुगतान भी इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन ही करेगा। तो उसे कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, ऑनलाइन व्यवहार की उसे आदत होनी चाहिए। समाज का अंकीय तकनीक से परिचितता और अपरिचितता के आधार पर विभाजन हो जाता है कि लोग कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, तकनीक की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, इसके आधार पर उनका विभाजन कर दिया जाता है। नैतिक पतन। कंपनियां अपने कर्मचारियों की कंप्यूटर फाइलों, ईमेल खातों पर अनैतिक नज़र रखते हैं। देखिए, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आई सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर, लैपटॉप की सारी जानकारियों पर नज़र रखते हैं। वो किसे मेल कर रहे हैं, क्या सूचना इधर से उधर कर रहे हैं, इस पर वो निगरानी रखते हैं, जो कि अनैतिक होता है। तो यह नैतिक पतन को भी दर्शाता है। पक्षों की अनामता और उन्हें ढूंढ पाने की अक्षमता के कारण जोखिम में वृद्धि। देखिए, जो पक्ष होते हैं ई व्यवसाय में, वो दोनों पक्ष एक दूसरे से अनजान होते हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अनजान होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही एक दूसरे की जानकारी रखते हैं, और यदि उनमें से किसी एक की भी जानकारी गलत हो तो क्या होता है, जोखिम उठाना पड़ सकता है। पक्षों की पहचान सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है, अतः इंटरनेट पर लेन देन भी जोखिम भरा होता है। इससे इंटरनेट पर लेन देन क्या होता है, जोखिम भरा होता है। जन प्रतिरोध। देखिए, नई तकनीक के साथ समायोजन की प्रक्रिया एवं कार्य करने के नए तरीके तनाव एवं असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग संस्था के ई व्यवसाय के प्रवेश की योजना का विरोध कर सकते हैं। देखिए, जनता में भी प्रतिरोध होता है। एक तो असुरक्षा की भावना जो होती है उसके कारण होता है, साथ ही साथ जो मुद्दे होते हैं उनका यदि समुचित रूप से समाधान नहीं हो पाता है तो जन प्रतिरोध का सामना भी यहाँ करना पड़ता है।
सीमाओं के बावजूद भी ई कॉमर्स एक साधन के रूप में है। निम्न स्पर्श की समस्या से उबरने के लिए वेबसाइट अब ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत हो रही है। संचार तकनीक इंटरनेट के द्वारा संचार की गति एवं गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कर रही है और अब इस कारण से ई व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय हो रहा है। यह व्यवसाय जगत की उन पद्धतियों में से एक है जो तेजी से व्यवसाय का विकास करने में लगी हुई है। आज अधिकतर वेबसाइटों के माध्यम से कई जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो व्यवसाय करने लगी है और उनका व्यवसाय वैश्विक स्तर तक फैला है। बच्चों, आज हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।